Assalamu alaikum to everyone. This is your instructor Sayyid Fizan Ali and we are on our official YouTube channel English with Professor Fizan. आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज MCQs पढ़ेंगे, जिसमें पंचुएशनल MCQs होंगे, प्रपोजिशन बेस्ड होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस होंगी। इसके अलावा हमारे वर्बल MCQs होंगे और डिफरेंट टाइप्स के हमारे MCQs होंगे। पहला MCQ डिस्कस करते हैं। माई फ्रेंड सेज आई कैंट हेल्प यू, सॉरी आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बताता है कि आपका टेंस जो है वो इनडेफिनिट टेंस है। अब चूंकि वर्ब का इनडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजिंग हमारी नहीं होगी। चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ के जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसमें भी हम लोग किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं करेंगे। इसमें पहली ऑप्शन देखिए, माय फ्रेंड सेज। अच्छा, यहाँ पे एक और बात देख लें कि यहाँ पे आई का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। आई यानी कि प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और ये प्रोनाउन यहाँ पर चेंजिंग होगी इसके अकॉर्डिंग, यानी माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा ही में। इवन देन यहाँ पर भी आई जो चेंज हो जाएगा ही में। ये यू से मतलब हम लोग हैं, यानी मी। अब देखें, ये रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब देखें इसमें माई फ्रेंड सेज आई कैंट हेल्प। अब यहाँ पे आई है, आई तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो आएगा ही, तो इसके अकॉर्डिंग आपके MCQ गलत है। दूसरा देखिए, माई फ्रेंड सेज ही कैंट हेल्प मी बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ये MCQ आपका ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे आई उन्होंने चेंज कर दिया ही में, कैंट चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू चेंज हो गया मी में, और आगे इसके बाद बिकॉज ही, अगेन आई जो चेंज हो गया ही में, हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो ये आपका टेंस ओके हो गया। ये भी बाकी देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेज ही कैंट हेल्प यू बिकॉज ही हैव। ही के साथ देखें हैज़ हमेशा आता है, कभी हैव का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें भी देखें, माई फ्रेंड सेज दैट आई कैंट हेल्प यू आई हैव। अब यहाँ पे आई ये गलत आ गया, चूंकि यहाँ पर ही का इस्तेमाल होना है, आई का तो इस्तेमाल होना नहीं, इस वजह से ये भी आपकी ऑप्शन रॉन्ग कंसिडर होगी। ओनली वन ऑप्शन इज राइट एंड दैट इज बी ऑप्शन। सेकेंड MCQ देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी आई विल मीट यू टुनाइट। इस वाले MCQ में देखें तो आप लोगों का ये टेंस बताते हैं कि ये आपका टेंस पास्ट का है। अब चूंकि पास्ट का टेंस है तो इसमें चेंजिंग हमारी होगी। जो अगर तो हमारे पास्ट का टेंस यहाँ पर हो तो इसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा विल का इस्तेमाल हुआ हो तो विल चेंज हो जाता है हमारा वुड में। विल चेंज हो जाता है हमेशा वुड में। अगर शेल हो तो वो चेंज हो जाता है शुड में। पहली ऑप्शन देखिए, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। अच्छा, आई अगेन यहाँ पे चेंज हो जाएगा ही में। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई विल का इस्तेमाल हुआ, विल तो आना ही यहाँ पर, विल तो चेंज हो जाएगा वुड में, तो ये ऑप्शन रॉन्ग कंसिडर होगी। बी ऑप्शन देखें, माई फ्रेंड टोल्ड दैट ही विल मीट मी टुनाइट। अब इसमें देखिए यहाँ पे अगेन विल का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग कंसिडर होगी। थर्ड ऑप्शन देखें, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड। देखिए आई चेंज हो गया ही में, ये बात ओके हो गई, और विल चेंज हो जाएगा वुड में, तो ये आपकी बात ये भी ठीक हो गई। मीट मी दैट नाइट, टू नाइट चेंज हो जाता है दैट नाइट में, तो आपकी ये ऑप्शन राइट कंसिडर है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी दैट ही विल मीट मी दैट नाइट। अगेन यहाँ पर देखें विल ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, दैट इज रॉन्ग बिकॉज will be changed into would. So only C option is correct. Remaining all options are wrong. Third MCQ देखें, she said I visited Peshawar yesterday. अब यहाँ पर देखें said इस्तेमाल हुआ है, that means that shows कि ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसमें आप लोग की चेंजिंग होगी। अब यहाँ पर देखें ये टेंस कौन सा है, ये भी टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग होगी। अब देखें, शी सेड दैट शी हैड विजिटेड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज नहीं होता, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई। आई जो है, अब यहाँ पर देखें बी ऑप्शन में, शी सेड दैट आई हैड विजिटेड पेशावर येस्टरडे। अब इस ऑप्शन में देखें तो ये आई एज इट इज आई में आ गया, लेकिन यहाँ पे आई
नहीं आना, बल्कि ये तो आपका शी में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन देखते हैं कि शी सेड दैट तीसरी ऑप्शन देखते हैं, शी सेड दैट शी विजिटेड पेशावर येस्टरडे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका चेंज नहीं होता, तो आपकी सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन में देखें शी हैज विजिटेड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, तो ये भी आपका टेंस रॉन्ग है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑलवेज रिमेन सेम। तो इसमें सी ऑप्शन ओनली करेक्ट है, बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस रॉन्ग है। चौथा एमसीक्यू देखें, फोर्थ एमसीक्यू इज अहमद सेड आई हैव अ डेंटल अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग। अब देखें ये टेंस आपका पास्ट का है, तो यहाँ पर आपका टेंस इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हुआ है, और हैव जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। अब अहमद सेड, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब यहाँ पास्ट का हो तो इसका मतलब है इसके हेल्पिंग वर्ब को चेंज हमने करना है। अब चूंकि इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है हैड में, और हैड होता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का। पहली ऑप्शन देखिए, अहमद सेड दैट ही हैव ए डेंटल अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग। फर्स्ट इसमें मिस्टेक है कि ही के साथ कभी हैव नहीं आता, ही के साथ हमेशा हैज आता है। सेकंड इसमें एरर ये है कि हैव चेंज होना था हैड में, तो यहाँ पे तो हैव लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपकी ऑप्शन रॉन्ग है। बी देखिए, अहमद सेड दैट ही हैड ए डेंटल अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग। यहाँ पर देखिए हैव हमने कहा था हैड में चेंज होना है, तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है। आई भी चेंज हो गया ही में, और हैव भी चेंज हो गया हैड में। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, अहमद सेड दैट ही हैज अ डेंटल प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पर हैज तो आना ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखें, अहमद सेड दैट ही हैड अ डेंटल प्रॉब्लम दैट इवनिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखें दिस का इस्तेमाल है, तो दिस इवनिंग आएगा, दैट इवनिंग नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपकी रॉन्ग कंसिडर होगी। ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी रिमेनिंग ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो गई। फिफ्थ एमसीक्यू देखते हैं, He said, I need your help now। इस सेंटेंस में देखें तो आपका ये टेंस बताता है कि सेड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजिंग आपकी होगी। अच्छा, अब ये बताएं ये टेंस कौन सा है? ये आपका टेंस है गुड, ये आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, तो नीड जो है वो चेंज हो जाएगा नीडेड में। फर्स्ट ऑप्शन देखें, ही सेड ही नीड माई हेल्प नाउ, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, बिकॉज ये टेंस अगेन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आना। बी ऑप्शन देखें, ही सेड दैट ही नीडेड माई हेल्प देन, इसमें देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, दैट क्लियरली शोज दिस टेंस बिलोंग्स टू ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सी ऑप्शन देखें, ही सेड दैट आई नीडेड हेल्प योर नाउ, इसमें देखिए आई तो चेंज होना है ही में, तो आई यहाँ पर नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी आपकी रॉन्ग हुई, और डी तो वैसे ही आपकी रॉन्ग है। तो आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपकी रॉन्ग कंसिडर होंगी, ओनली बी ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट सिक्स्थ एमसीक्यू देखें, विल एंड वो मीन्स, ये आपका एक फ्रेज है जिसमें मीनिंग पूछा जा रहा है। तो विल एंड वो का मतलब होता है कि विल एंड वो का मतलब होता है खुशियां भी और सैडनेस भी, यानी हैप्पीनेस भी और सैडनेस भी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अप एंड डाउन, ये रॉन्ग है। जॉयज एंड सॉरो, एग्जैक्टली, आपकी खुशियां भी और आपके गम भी, ये सब मिलके आपको बताते हैं कि आपका ये टेंस, आपका ये वर्ड का मीनिंग जॉयज एंड सॉरोज है, आपके इस वर्ड का मीनिंग जॉयज एंड सॉरोज है। होल हार्टेडली रॉन्ग ऑप्शन है, उसकी रीजन क्या है कि उसका मतलब था हैप्पीनेस एंड सैडनेस बोथ एट द सेम टाइम। एक्सट्रीम हेट, ये भी आपकी ऑप्शन रॉन्ग है। सेवंथ एमसीक्यू देखिए, आई डैश टू स्कूल। अब इस एमसीक्यू में देखें तो सबसे पहले हमें देखना है कि टेंस आपका कौन सा है। आई डैश टू स्कूल, देखिए आई के साथ गोस नहीं आ सकता,
उसकी रीज़न क्या है कि आपका आई जो है वो प्लूरल कंसिडर होता है, तो आई के साथ हमेशा गो आता है, कभी गोन नहीं आता या कभी भी गोस नहीं आता। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, आई हैव। आई के कभी हैज़ का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होता है। तो चूंकि यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से आपकी ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गई, बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। तो गो इस्तेमाल होता है, उसकी वजह क्या है कि आपका आई जो है वो प्लूरल कंसिडर किया जाता है, और जितने प्लूरल आपके वर्ब्स होते प्रोनाउंस होते हैं, उन प्लूरल प्रोनाउंस के साथ वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसा वर्ब जिसके एंड पे किसी किस्म का एस या ईएस इस्तेमाल ना हो, वो वाले वर्ब्स आपके इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपकी ए है। 8 MCQ देखें, डैश कंप्लीटेड योर टास्क। अब यहाँ पर देखें कंप्लीटेड बता रहा है कि आपका ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का, बिकॉज इसमें किसी किस्म का आपका कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। देखिए आपके 12 टेंसेस, यानी प्रेजेंट के 4 टेंसेस, पास्ट के 4 टेंसेस और फ्यूचर के 4 टेंसेस। आपके 12 टेंसेस में वाहिद पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बाकी किसी में भी आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। आई राइट ऑप्शन हो सकती है, नहीं यू। उसकी रीज़न क्या है भी एक बात देखें कि यहाँ पर चूंकि आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अब चूंकि इस सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आई और यू तो आ ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है, और वो आपकी ऑप्शन है हु, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन सेंटेंस को आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। 9th MCQ देखें, डिड यू डैश योर बेकिंग। अब इसमें ए बी सी, डिड के साथ देखते हैं। सबसे पहले एक बात, डिड आपका टेंस बिलोंग करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अब पास्ट फैमिली का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो डिड आपका इस्तेमाल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी आप लोगों का डिड के बाद सेकंड या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। हमेशा डिड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी कि आपका ये डिड भी गलत है, डन भी गलत है। डू आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें डू ही राइट ऑप्शन है, ठीक है। चूंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो उस वजह से आपका डू राइट ऑप्शन है, बाकी डिड और डन दोनों रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि डिड आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और डन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। 10th MCQ देखते हैं, आई हैव वर्किंग फॉर 2 hours। अब इस सेंटेंस में देखिए तो आपका फॉर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फॉर और सिंस आपके ये दो वो लफ्ज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आपके कोई टेंसेस ऐसे नहीं हैं जिसमें आपके सिंस और फॉर का यूजेज हो। अब देखिए जो आपका सिंस और फॉर का यूजेज होता है उसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट उसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब चूंकि ये सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट फ्री सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज हमने नहीं किया। वैसे आपका इसका प्रॉपर फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम विद सिंस एंड फॉर। अब सिंस का कोई यूजेज होता है जब आपको परफेक्ट और एग्जैक्ट टाइम का पता हो। फॉर का भी यूज होता है जब आपको एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में ना पता हो। तो हैव के साथ भी इस्तेमाल नहीं होगा।
बीइंग इस्तेमाल नहीं होगा। ओनली राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज बीइंग। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, डैश यू गोइंग। इस एमसीक्यू में देखें तो गोइंग का वर्ड यूज हुआ है, गोइंग आपका वर्ब है, और चूंकि यहाँ पे गोइंग का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि ये टेंस आपका प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर के कंटिन्यूअस फैमिली का है। अब चूंकि यहाँ पर अच्छा वॉज भी कंटिन्यूअस का है, वर्ब भी कंटिन्यूअस में आ सकता है, हैड जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। अब यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है यू। अब चूंकि प्रोनाउन यू इस्तेमाल हुआ है, अब चूंकि यहाँ पे प्रोनाउन यू इस्तेमाल हुआ है तो यू आपका प्लूरल प्रोनाउन है और इसके साथ हमेशा आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज वर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, आई डैश मैच एवरीडे। देखिए एवरीडे बताते हैं कि आपके टेंस प्रेजेंट की फैमिली से करना है। अब एवरीडे हमेशा हमेशा रोजाना डेली। आई डैश मैच एवरीडे, रोजाना मैं मैच खेलता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। आई के साथ देखें तो प्लेड नहीं आ सकता, उसकी रीजन क्या है, यहाँ पे एवरीडे है, प्लेड शो करते हैं, टेंस आपका पास्ट का है। आई के साथ प्लेस नहीं आ सकता, रीजन क्या है मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आई जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल काउंट होता है, इसलिए आई के साथ कभी भी आपको वर्ब की एस या ईएस फॉर्म साथ में नहीं आती। आई के साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ईएस के बगैर आएगी, क्योंकि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की से फर्स्ट फॉर्म की यूज होती है। तो आई डैश मैच एवरीडे, राइट ऑप्शन इज प्ले। 13 एमसीक्यू देखिए, 13 एमसीक्यू इज सिनोनिम्स ऑफ एडॉन। 13 एमसीक्यू देखिए, सिनोनिम्स ऑफ एडोमिनेशन इज। एडोमिनेशन का मतलब होता है एडमोनिशन। सिनोनिम्स ऑफ एडमोनिशन इज, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी को वार्न करना, किसी को किसी चीज़ के बारे में तंबीह करना, रोकना, किसी को वार्न करना, ये स्टॉप करना किसी को। अब इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन वेपन, वेपन हो नहीं सकता, वेपन का मतलब होता है आर्म्स, हथियार। बी ऑप्शन वार्निंग, दैट इज राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन प्रेम्बल है, वो भी राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन प्रेम्बल है, वो भी राइट ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन प्रेम्बल है, वो भी राइट ऑप्शन आपकी नहीं है। डी ऑप्शन आपकी अलार्म है, अलार्म का मतलब होता है किसी को आगाह करना, आगाह करना नहीं होता बल्कि वार्निंग होता है, तो ये भी आपकी रॉन्ग ऑप्शन है। 14 एमसीक्यू देखिए, व्हिच मार्क इज यूज्ड फॉर सेमीकोलन। सेमीकोलन का सिर्फ एक ही साइन होता है, वो है ये वाला, ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कोमा, ये आपका साइन होता है सेमीकोलन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, The ship is bound dash United States। ये आपके prepositional MCQs हैं, think about it। ओके, ए ऑप्शन देखें on to, बी देखें to और सी देखें for। ए ऑप्शन आपकी हो नहीं सकती, रीजन क्या है कि यहाँ पर ऑन टू तो आ नहीं सकता। शिप इज बाउंड, देखिए ऑन टू आपको यूज होता है किसी चीज़ के ऊपर के बारे में बात करना, किसी चीज़ के ऊपर हिस्से के बारे में, ऊपर स्टेट के बारे में बात करना, किसी चीज़ की एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात करना। बी ऑप्शन टू, वो भी नहीं आ सकता, टू होता है किसी दो चीज़ों का आपस में रिलेट करना। सी है फोर, रीजन क्या है, शिप इज बाउंड फॉर यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही इसे बाउंड किया गया है, तो सी ऑप्शन आपकी राइट है। 16th MCQ देखें, I am dash sure of it as you are। A ऑप्शन आपकी quite, B ऑप्शन as, C ऑप्शन perfectly। देखें यहाँ पर चूंकि आपका as का इस्तेमाल हुआ है और as से पहले आपका ये एक ये क्लोज है और दूसरा you are ये सेकंड क्लोज है, तो जो
एक तो उससे आगे वाला हिस्सा है और इससे पहले वाला हिस्सा है, तो वही वर्ड आपका दोबारा रिपीट होगा। यानी यहाँ पे एज का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी आपका एज ही इस्तेमाल होगा। क्वाइट नहीं आ सकता और ये परफेक्टली भी नहीं आ सकता। देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल। फर्स्ट ऑप्शन नाउन है, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे गोइंग क्या है, गोइंग बताते हैं कि कोई आप काम कर रहे हैं। अब जो आपकी डूइंग से जो आपकी वर्किंग है, जो आपकी अटेंडेशन है, वो सारी की सारी डील की जा रही है वर्ब के जरिए से। तो ये आपका वर्ब है, नाउन हो नहीं सकता क्योंकि आपका कोई नाम नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है। प्रीपोजिशन होते हैं जो सेंटेंस में यूज होकर अपने मीनिंग दे, सेपरेटली अपने मीनिंग नहीं देते। 18 MCQ देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें स्कूल क्या है, किसी चीज़ का नाम। नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी भी चीज़ का नेम। तो ये नाउन है, स्कूल ये नाउन में आपका कंसिडर होता है। सेकेंड ऑप्शन आपकी वर्ब है, वर्ब है नहीं क्योंकि स्कूल जो किसी तरह का काम नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं और ये प्रीपोजिशन भी नहीं है। 19 MCQ देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर टू, अब हमने बात की थी अब नाउन के बारे में हमने कहा कि किसी चीज़, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। वर्ब के बारे में कहा किसी किस्म की डूइंग्स। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने कहा हेल्पिंग वर्ब्स। और प्रीपोजिशन होते हैं जो सेंटेंस में यूज तो होते हैं लेकिन इंडिविजुअली वो मीनिंग नहीं डिलीवर करते। तो टू जो नाउन तो है नहीं, कोई नाउन नहीं है, वर्ब भी नहीं, कोई काम भी नहीं है, तो वर्ब भी नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है क्योंकि वर्ब मेन वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब सिस्टर वर्ब भी नहीं कहा जाता है और डॉटर वर्ब भी कहा जाता है। तो ये प्रीपोजिशन एक ही बचता है और ये प्रीपोजिशन ही है। 20th MCQ देखें आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए एम पे आ रहा है आपके। अब ये एम जो है वो नाउन तो हो नहीं सकता, नाउन अगेन नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब भी नहीं हो सकता, वर्ब होता है सिर्फ और सिर्फ आपके मेन वर्ब्स, यानी ये जो गोइंग है ये आपका वर्ब होगा, एम आपका वर्ब नहीं है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इसमें आपका विल, शैल, ही, will, shall, has, have, had, would, should, can, could, may, might, is, am, are, ये सारे आपके हैं was और ये सारे के सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो m है तो m आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। 20th MCQ देखें आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे I का वर्ड इस्तेमाल है। I आपका क्या होता है, प्रोनाउन। अच्छा देखिए नाउन तो है नहीं क्योंकि नाम तो है नहीं किसी का, तो ये नाउन तो हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए वर्ब, क्या ये वर्ब है आई किसी किस्म का कोई आपको एक्शन इसमें नजर नहीं आ रहा, तो ये वर्ब भी नहीं हो सकता। ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हमने बात की इज, एम, आर, वाज और वुड, शुड, ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है। प्रोनाउन, अच्छा प्रोनाउन अब क्या होता है ये क्वेश्चन। प्रोनाउन होता है a word that is used instead of a noun that is actually refers to be pronoun। 20th MCQ देखिए सिंगिंग इज ए बैड हैबिट। अब देखिए सिंगिंग जो है नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, ये नाउन तो है नहीं, वर्ब भी नहीं। अब देखिए इसमें एक और आपको बात बताते हैं। सिंगिंग जो है उसमें नाउन आपको नजर आ रहा है, उसकी वजह क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट, इसे आप लोग कह सकते हैं क्योंकि बैड हैबिट है। हैबिट यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है तो आप लोग इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया और ये आपका एडजेक्टिव के तौर पे आता है और एडजेक्टिव आपके ऑब्जेक्ट्स में काउंट हो जाते हैं। अब चूंकि सब्जेक्ट के तौर पे है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट उसका मतलब है कि नाउन भी है, ठीक है, तो ये नाउन। अच्छा अब एक नाउन तो हमें कहते हैं नाउन है, साथ में देखिए एंड पे आईएनजी भी आ रहा है। अब इसके चूंकि एंड पे आईएनजी भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि वर्ब भी है, समझ आई बात। यानी कि देखें पहली बात ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है तो सब्जेक्ट जो है वो नाउन के साथ आता है, और चूंकि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो ये नाउन तो है,
दूसरा, एंड पे इसके आईएनजी इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है ये वर्ब भी है। वो तमाम वर्ड्स जिन्हें हम वर्बल नाउन कहते हैं उन्हें हम लोग दैट एक्चुअली रेफर्स टू बी जैरन। ठीक है, जैरन्स आपके वो तमाम लफ्ज होते हैं जो वर्बल नाउन होते हैं, उन सबको आप लोग जैरन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए 23, आई लाइक ब्लू कलर। अब इसमें देखिए लाइक, अब लाइक जो है वो नाउन तो हो नहीं सकता। नाउन के बारे में हमने बात की कि किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो आपका नाउन होता है। तो लाइकनेस जो नाउन तो नहीं है, ये लाइक है, ये पसंद करना। अब पसंद करना ये आपका काम है, यानी ये आपका वर्ब है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए 23, आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर ए ट्रेन। डेस्परेटली का मतलब होता है शिद्दत से कोई काम करना, वेटिंग इंतजार करना। अब देखिए चूंकि सेंटेंस इस वर्ड के एंड पे आईएनजी आ रहा है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपका ये वर्ब है। एडवर्ब हो नहीं सकता, जेरंड हो नहीं सकता, नाउन हो नहीं सकता। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वेटिंग आपका वर्ब है। 24th एमसीक्यू देखिए 24th एमसीक्यू में वो कहता है अगेन आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर ट्रेन। पिछले एमसीक्यू में उसने कहा था वेटिंग क्या है, वेटिंग के बारे में हमने कहा वर्ब है। अब देखिए डेस्परेटली क्या है, डेस्परेटली का मतलब होता है शिद्दत से कोई काम करना। अब देखें डेस्परेटली ने किसके मीनिंग में एडिशन किया है, आईएम के मीनिंग में एडिशन किया है, ट्रेन के मीनिंग में एडिशन किया है कि वेटिंग के मीनिंग में एडिशन किया है। गुड, वेटिंग के मीनिंग में एडिशन किया। और वेटिंग क्या है, वर्ब। देखिए वो तमाम वर्ड्स जो वर्ब के मीनिंग में एडिशन करते हैं वो तमाम वर्ड्स आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। वो सारे लफ्ज जो वर्ब के मीनिंग को बढ़ा देते हैं, एम्फसाइज कर देते हैं, उन सारे लफ्जों को आप लोग एडवर्ब्स कहते हैं। इसमें देखिए और यूजुअली उनके एंडिंग पे एल वगैरह, तो मोस्ट ऑफ द केसेस उनके एंडिंग पे एल वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो देखिए डेस्परेटली ये आपका एडवर्ब है। 25th एमसीक्यू देखिए ही इज वंडरफुल। अब वंडरफुल जो है वो नाउन है कि वर्ब है। अब देखिए वंडरफुल जो है वो एक क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, एक किसी अच्छा सी ऑप्शन इसकी एडवर्ब भी है। तो एडवर्ब तो हो नहीं सकता, उस ऑप्शन को आप लोग यूजलेस कंस्ट्रक्ट, वो तो वैसे रिजेक्ट हो जाती है, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ही इज वंडरफुल। अच्छा देखिए वंडरफुल जो वर्ब तो हो नहीं सकता, ये नाउन के तौर पर काउंट होता है, नाउन भी है और इसे एडजेक्टिव के तौर पर भी काउंट किया जा सकता है। लेकिन वंडरफुल लफ्ज जो है वो देखिए अगर इसके हम कहते हैं वंडरफुल ये आपका वर्ब होगा, क्योंकि ये वंडरफुल है इसका मतलब किसी चीज़ के नाम को रेफर कर रहा है, तो इसलिए आपका ये नाउन है, बिकॉज इट रेफर्स टू बी नाउन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए 26th एमसीक्यू व्हाट्स योर नेम। इस एमसीक्यू में देखिए व्हाट्स है, योर है, नेम है। अब योर का इशू आ रही है, योर क्या है। देखिए योर नाउन तो हो नहीं सकता, रीजन क्या है कि नाउन के बारे में हमने बात की थी कि किसी चीज का नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग का, तो ये नाउन तो हो नहीं सकता। वर्ब भी नहीं हो सकता, रीजन क्या है कि किसी किस्म की डूइंग्स नहीं है, अटेम्पटेशन नहीं है, किसी किस्म का एक्शन भी नहीं। एडवर्ब भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट exaggerating, no, it's actually exaggerating, it is not emphasizing the meaning of the word, तो आपका ये एडवर्ब भी है। pronoun, you मतलब किसी नेम की जगह पर इस्तेमाल होना, वो सारे pronouns होते हैं, तो आपका ये pronoun right object। he is an engineer, इसका understand है इसको देखिए and। अब ये and क्या है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ तीन आपके आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं, a, and और the, ये तीन आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपके एडजेक्टिव नहीं हो सकता, इंटरजेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपकी राइट ऑप्शन इसमें आर्टिकल की है। रीजन क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपके वो तमाम वर्ड्स होते हैं जिनके एंडिंग पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। एडजेक्टिव आपके वो सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्वालिटी को एम्फेसाइज करते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि नाउन के मीनिंग में एम्फेसाइज करते हैं।
अगर वर्ब की मीनिंग को एम्फेसाइज किया जा रहा है तो वो एडवर्ब होगा, अगर एडजेक्टिव की मीनिंग को एम्फेसाइज किया जा रहा है तो वो नाउन होगा। 28 MCQ देखिए, इज ही इज एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है। अच्छा अब देखिए, अगर तो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, अब इसमें देखिए कोई मेन वर्ब नहीं है, अगर तो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब की यूजेज हुई है तो आपका वो वर्ब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बगैर नहीं आता। लिंकिंग वर्ब है। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब आपके वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। वो तमाम वर्ड्स दैट एक्चुअली कनेक्ट्स सब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट्स विद ईच अदर, दैट वर्ड इज ए लिंकिंग वर्ब। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं 29 MCQ में, आई एम डॉक्टर। इसमें देखें आई क्या है, सब्जेक्ट, डॉक्टर क्या है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट की बात करें तो कंप्लीमेंट के बारे में, कंप्लीमेंट आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं डॉक्टर के वर्ड को हटा दूँ तो आपका सिर्फ बचेगा आई एम, और आई एम की सेंटेंस वर्ड देना बाद में, तो डॉक्टर आपका वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। और चूंकि सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है जिससे आप लोग इस वर्ड को आप लोग कंप्लीमेंट करते हैं, और वही वर्ड जो आपके सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को आपस में जोड़ के रखते हैं उसे आप लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट देखें, ही हैड ए क्लेवर पर्सनैलिटी। अब देखें क्लेवर क्या है, क्लेवर कोई नाम तो हो नहीं सकता, क्लेवर नेम नहीं है तो ये नाउन भी नहीं होगा, ये किसी किस्म का एक्शन भी नहीं है, किसी किस्म का अटेम्पटेशन भी नहीं है, किसी किस्म की वर्किंग को डूइंग भी नहीं है, तो आपके वर्ड भी नहीं है। हाँ, ये आपकी क्लेवर किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट। हमने बात की थी जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन आपकी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए 31st MCQ, ही हैड क्लेवर पर्सनैलिटी। अगेन वही आपका सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर पूछते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। इसमें अगर हम बात करें तो आपका पर्सनैलिटी देखें जरा, पर्सनैलिटी में नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। देखिए पर्सनैलिटी अगेन नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी चीज़ का नाम है, क्वालिटी का नाम है, इसलिए ये आपका नाउन है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी ये आपका, जैसे हमने वंडरफुल के बारे में बात की थी कि वंडरफुल भी नाउन है क्योंकि आपकी क्वालिटी का नेम है, तो ये पर्सनैलिटी भी आइडेंटिटी का नेम है, तो ये आपका नाउन है, वर्ब नहीं यूज और एडजेक्टिव भी नहीं है। 32nd MCQ देखें, द पेरेंट्स शुड केयर डैश द चाइल्ड। टू है, ऑफ है, इन, जैसे राइट ऑप्शन ऑफ है। ऑफ इस्तेमाल होता है दो सेंटेंसेस को आपस में इंटररिलेट करने के लिए, आपका ऑफ का वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट MCQ देखिए 33rd MCQ है, ही इज गोइंग डैश स्कूल। देखिए ओन का आपकी यहाँ पर प्रपोजिशन क्या मैसेज है, ओन प्रपोजिशन आपका तब इस्तेमाल होता है जब आप लोग किसी चीज़ के अपवर्ड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द ग्लास इज ऑन द टेबल, द पेपर इज ऑन द टेबल। इसमें ओन का वर्ड इस्तेमाल किया, ओन प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है। इन इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के इनसाइड के बारे में बात करना। टू इस्तेमाल होता है किसी चीज़ की तरफ मूव करने के लिए। ही इज गोइंग टू स्कूल, ये टू आपकी राइट ऑप्शन है। अगेन देखिए, ही इज कमिंग टू अमेरिका, तो ये क्या हो सकता है, ही इज कमिंग टू अमेरिका। ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिका की तरफ आ रहा है, ये आपका सेंटेंस की सेंस ही नहीं बन रहा, तो टू अमेरिका तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तो इन का इस्तेमाल है, इन
मतलब में, तो अमेरिका में ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। प्रेपोजिशन ये भी आपकी रॉन्ग है। एट देखें तो ये भी आपकी राइट ऑप्शन नहीं है। तो फ्रॉम, यस, वो अमेरिका की तरफ आ रहा है। 35th MCQ देखिए, माई रूम इज इन्फेस्टेड डैश इंसेक्ट। मेरा रूम जो वो इन्फेस्ट हो गया इंसेक्ट्स के साथ। ऑन नहीं आ सकता, इन नहीं आ सकता, फ्रॉम नहीं आ सकता, विद यानी इंसेक्ट्स के साथ बढ़ गया है। तो राइट आपकी ऑप्शन विद हुई। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, MCQ नंबर 36, जिसमें बात करता है द प्लेन्स फ्लू इंफॉर्मेशन डैश द फील्ड्स। अब इसमें देखिए ऑन हो नहीं सकती राइट ऑप्शन। रीजन क्या है कि फील्ड्स है, यानी फील्ड्स के ऊपर देखिए ऑन इस्तेमाल होता है जब किसी चीज को ऊपर रख दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए। तो प्लेन को नहीं ना फील्ड्स के ऊपर रख सकते, प्लेन तो फील्ड्स के ऊपर से जा रहा है। आपका इन भी नहीं आ सकता क्योंकि वो इनसाइड के बारे में बात करते हैं। अबव भी नहीं आ सकता। यस, द राइट ऑप्शन इज ओवर। ओवर का मतलब होता है किसी चीज के इस तरीके से ऊपर से जाना। तो जब ऊपर से कोई चीज मूव कर रही है तो उसके लिए आप लोग वर्ड ओवर का यूज करते हैं। 37th MCQ देखें, एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रियल ना हो, फेक हो, या जो मैन मेड थी। एंटोनिम्स होते हैं वो सारे वर्ड्स जो ऑपोजिट होते हैं। जैसे आप लोग एक वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग का होते हैं, तो एंटोनिम्स यानी कि आर्टिफिशियल का हमने ऑपोजिट बताना है, मीनिंग नहीं बताना। मीनिंग अगर हमने बात करनी है तो सिनोनिम्स होते हैं, और सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि हैविंग ऑलमोस्ट सेम मीनिंग, नॉट एग्जैक्टली सेम मीनिंग बट ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। और इसे हम लोग नियर बाय मीनिंग्स भी कहते हैं, यानी करीब तर मीनिंग्स होना। तो यहाँ पर एंटोनिम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि हमने वर्ड्स, इस वर्ड का हमने ऑपोजिट बताना है। तो रेड तो ऑप्शन आ ही नहीं सकती, रेड राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकती। सॉलिड, क्या सॉलिड राइट ऑप्शन हो सकती है? हमने कहा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो फेक हो, या जो प्रिटेंडिंग थिंग हो, या जो इस रियल ना हो। तो सॉलिड तो नहीं हो सकता। यस, नेचुरल हो सकता है। नेचुरल का मतलब होता है कोई कुदरती तौर पे, यानी कि मैन मेड, उसके मुकाबले में खुदा की बनाई हुई चीज आ सकती है, एंड दैट इज नेचुरल। 38 MCQ देखिए, एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है किसी चीज का बहुत बड़ा होना, बहुत ज्यादा बड़ा होना। अब देखिए एंटोनिम अगेन हमने ऑपोजिट मीनिंग बताना, सिनोनिम नहीं बताना। बिग ये ऑप्शन होने से रीजन क्या है उसकी? एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा होना। तो हमने यहाँ पे सिनोनिम नहीं बताना, हमने इसके एंटोनिम बताना। तो अगर यहाँ पे सिनोनिम होता तो बिग और शायद लार्ज ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन हमने इसके एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम के अकॉर्डिंग ये बिग और लार्ज ऑप्शन नहीं हो सकती। एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब अभी हमने बात की किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, तो बड़े का ऑपोजिट क्या होगा? किसी चीज़ का बहुत छोटा होना। तो टाइनी, टाइनी का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्मॉल होना। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का बहुत वीक होना, वो आपका फ्रेजाइल वर्ड होता है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या आपकी बनेगी? टाइनी। नेक्स्ट MCQ पे आते हैं, 39 MCQ आपका है, और वो है एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। अगेन यहाँ पर देखिए तो आपका हमने जो पूछा गया वो है एंटोनिम। अगर सिनोनिम पूछा गया होता तो इंक्रीज राइट ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमने एंटोनिम बताने हैं, सिनोनिम नहीं बताना। तो एंटोनिम अगेन ऑपोजिट मीनिंग बताना है। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ का फैल जाना, इंक्रीज बढ़ जाना। तो ये राइट ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने एंटोनिम बताने हैं। बी ऑप्शन है वीक। वीक का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्रेजाइल होना, कमज़ोर हो जाना किसी चीज़ का, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एक्सपेंड का मतलब फैल जाना, तो फैलने का क्या होगा? इकट्ठा हो जाना, सुकर जाना, ऑपोजिट यही होगा ना। तो सी ऑप्शन इसकी है कंडेंस्ड, और कंडेंस इसकी राइट ऑप्शन है, यानी कि किसी चीज़ का सुकर जाना। 40th MCQ देखिए, एंटोनिम ऑफ रिकॉन्डाइट इज मैनिफेस्ट, बोल्ड या स्पीकिंग। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है किसी चीज का
इकट्ठे हो जाना, जुड़ जाना। मैनिफेस्ट का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन से वर्ड निकला है। देखिए बोल्ड तो राइट ऑप्शन हो नहीं सकती, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, तो ये भी राइट ऑप्शन आपकी नहीं हो सकती। तो ओनली राइट ऑप्शन आपकी मैनिफेस्ट यानी मैनिफेस्टेशन होता है किसी चीज़ की। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, यू आर द लूजर। इसमें देखिए तो हमने बात की थी वो सारे वर्ड्स जिसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए, उससे आप लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। एक और बात सुन लें, अगर किसी लफ्ज़ों के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो वो आपके इंटरजेक्शन होते हैं। अगर आपके सेंटेंस के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। फिर से एक मतलब सुन लीजिए, अगर आपके वर्ड्स के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए उसे आप लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। अगर आपके सेंटेंस के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए उसे आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये और ये बेसिकली इंटरजेक्शन आपकी फीलिंग्स के बारे में भी बताते हैं कि उस टाइम आप लोग क्या फील करें। जैसे हो गया, हुर्रे हो गया, एलास हो गया और हो गया। और इसके अलावा डिफरेंट आपके वाव हो गया, इसके अलावा आपके फैंटास्टिक हो गई। ये सारे आपके वर्ड्स जो हैं, ये व्हाट अ ग्रेट जॉब, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। लेकिन व्हाट ये भी आपका इंटरजेक्शन में आता है। 42 एमसीक्यू देखिए, अली इज प्लेइंग क्रिकेट एंड हसन इज रीडिंग नॉवेल। अब इसमें देखें तो अली इज प्लेइंग क्रिकेट ये आपका एक क्लोज है, हसन इज रीडिंग नॉवेल ये आपका दूसरा क्लोज है। क्लोज की पहचान ये होती है कि उसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। हसन इज रीडिंग नॉवेल, इसमें भी देखें ये सब्जेक्ट आ गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो जो आपके दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ के रखता है उस वर्ड को आप लोग कहते हैं कंजंक्शन, यानी कि दो क्लॉजेस को कॉन्जुगेट कर देना, दो क्लॉजेस को जोड़ के रखना, उसे आप लोग कहते हैं कंजंक्शन। तो ये प्रेपोजिशन नहीं है बल्कि ये आपका कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। और ये इंटरजेक्शन भी नहीं है बल्कि ये आपका अगेन कंजंक्शन। 43 एमसीक्यू देखिए, एलास ग्रैंडमदर डाइड। एलास भी अगेन फीलिंग के लिए यूजेज होती है इसकी, और एलास आपकी सैड फीलिंग और सॉम्बर फीलिंग के बारे में या सोरोफुल फीलिंग के बारे में बात करता है। तो एलास यानी दुख के टाइम आप लोग कहते हैं एलास, हर ग्रैंडमदर डाइड। तो इसमें देखें ये प्रेपोजिशन तो है नहीं, कंजंक्शन भी नहीं है, वर्ड के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मतलब आपका ये क्या है, इंटरजेक्शन है। 44th एमसीक्यू देखिए, डैश मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें देखिए तो डैश मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा अब देखिए, पहली ऑप्शन आपकी है ए, सेकंड ऑप्शन एंड और थर्ड ऑप्शन द। ए ऑप्शन आपकी तब इस्तेमाल होती है जिसे आप लोग आ कहते हैं। ए ऑप्शन आपकी तब इस्तेमाल होती है जब आपका वर्ड जो है वो वोवल साउंड से शुरू ना हो रहा हो। आपकी एन की साउंड, आपका एन जो आर्टिकल तब इस्तेमाल होता है जब आपका अगला लफ्ज़ जो है वो वोल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। वोल साउंड्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके वर्ड्स हैं जो वोल साउंड में। अगर तो आपका एन के बाद यानी जहाँ पे आप एन प्लेस करें उसके बाद वाला वर्ड अगर आपका वोल साउंड्स पे है तो उसके लिए आप लोग एन इस्तेमाल करेंगे, यानी ए, ई, आई और यू किसी में भी अगर साउंड आ रही है तो वो आपका एन इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी वोल साउंड नहीं आ रही तो उसके लिए आप लोग ए का वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिसे आ कहते हैं। लेकिन एक और तीसरी कैटेगरी आती है, अगर आप किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपका प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर आप प्रॉपर नाउन के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा आप लोगों का जब नाउन इस्तेमाल होता है, सॉरी जिसके लिए जो आपका आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो आपका दा इस्तेमाल होगा। देखिए दो तरह के प्रोनाउंस होते हैं, एक कॉमन प्रोनाउन और एक दो तरह के आपके नाउन्स होते हैं, एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के साथ आपका ए और एन आ सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा आपका दा का वर्ड यूज होता है, जैसे दा मीनार पाकिस्तान, दा मोहम्मद अली जिन्ना, दा कुरान मजीद, दा अल्लाह।
वैसे डिरोटेड एग्जाम्पल्स हैं। 45th MCQ देखें, ही इज ब्लाइंड। अब इसमें देखें तो ये ING की यूसेज हो रही है। चूंकि ये ING की यूसेज हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका ये लफ्ज़ जो है वो एक्शन को शो कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके डूइंग्स को, आपकी वर्किंग को शो कर रहा है। अब चूंकि आपकी वर्किंग और डूइंग से शो कर रहा है तो डेफिनेटली आपका ये क्या है, वर्ब है, नाउन हो नहीं सकता। नाउन के बारे में हमने बात की कि आपके वो सारे के सारे वर्ड्स जो किसी नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस या थिंग हो, वो सारे के सारे आपके नाउन कहलाते हैं। अगर ये नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं है तो डेफिनेटली आपका ये सेकंड ऑप्शन वर्ब ही है। और एक और इसकी बात वो ये कि आपका वर्ब के बारे में देखें तो हमने बात की थी कि वर्ब के साथ में ING का वर्ड यूज़ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपका ING यूज़ ना हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है कि नहीं है। फिर इसकी सेकंड टाइप हमने देखनी होती है कि वर्ब जो है, ए डेफिनेशन के बारे में हमने देखना पड़ता है कि वर्ब जो है वो आपका एक्शंस के बारे में बताता है, आपकी डूइंग्स के बारे में, आपकी वर्किंग्स के बारे में, आपकी अटेम्पटेशंस के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखिए प्लेइंग, ये काम है आपका, आप खेल रही है, जो खेलना है ये आपकी डूइंग से टेम्पटेशन है, यानी वर्किंग है आपका काम। अब ये जो प्लेइंग है ये डूइंग है, चूंकि डूइंग है और डूइंग सारी की सारी आपकी एक्शंस को शो कर रहा है। चूंकि एक्शंस को शो कर रहा है तो आपका ये वर्ब है। और इससे पहले देखिए इज है, और ये कौन सा वर्ब है, आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे हमने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। और ये प्लेइंग आपका मेन वर्ब है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब के साथ आता है, कभी भी मेन वर्ब के बगैर नहीं यूज होता। कुछ बातें होती हैं जिनको हमेशा आपको साथ साथ याद रखनी पड़ती हैं, वरना और इन्हीं रिमेम्बरेंस की वजह से आपको ग्रामर के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है, वरना चीज़ें आप भूलती चले जाएंगे। 46th MCQ देखें, वी आर यूजिंग फार्म डॉग। इस MCQ में देखें तो वी, अब हमने देखे वी जो नाउन तो हो नहीं सकता, हमने बात की थी नाउन आपके होते हैं वो सारे के सारे लफ्ज़ जो नेम द पर्सन, प्लेस या थिंग हो, वो सारे आपके नाउन होते हैं। वर्ब भी नहीं है क्योंकि वी में आपको किसी किस्म का एक्शन या किसी किस्म का आपको कोई डूइंग अटेम्पटेशन या किसी किस्म की कोई आपको वर्किंग शो नहीं की जा रही, तो इसका मतलब वी जो आपका वर्ब भी नहीं है, इसका मतलब है वी आपका वर्ब नहीं है। एडवर्ब्स के बारे में हमने बात की, दैट एम्फसाइजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ब, तो इसका मतलब है कि वी जो है वो वर्ब भी एडवर्ब भी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि ये वर्ब के मीनिंग को ऐड या वर्ब के मीनिंग को एम्फसाइज नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये आपका एडवर्ब भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है प्रोनाउन। यस, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में हमने बात की थी कि वो सारे के सारे लफ्ज़ दैट यूजेस इंस्टेड ऑफ ए नाउन, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके प्रोनाउन होते हैं। देखिए हम लोग बार बार नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप एक ही नाउन को एक ही पैराग्राफ में अगेन एंड अगेन यूज़ करते रहेंगे तो दैट पैराग्राफ विल बी बोरिंग, और बोरिंग से बचाने के लिए ऑब्सोलीट और ट्रेडिशनल वेज भी होते हैं। इस ट्रेडिशनल लेसन से बचाने के लिए हम इसको मॉडर्न टेक्निक से यूज़ करते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि आपका जो पैसेज है वो आपका प्रेजेंटेबल बन जाए, रीडर जो आपके इस पैसेज को पढ़ के इंजॉय करें, उन तमाम सर्कमस्टांसेस को फील करें, वट एवर द टेस्ट द राइटर हैज मेड इन हिज और हर स्टोरी लाइन। तो वी ये आपका वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और इसे हम प्रोनाउन कहते हैं, तो ये राइट ऑप्शन आपकी प्रोनाउन है। 47th MCQ आप देखें अपना, ही डैश टू ईट चॉकलेट, लव या लव्स। देखिए ही आपका सबसे पहले देखें तो ये आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी वजह से ही आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस की एडिशन होती है, अगर वो प्लूरल है तो उसमें एस या ईएस की एडिशन नहीं होती। तो चूंकि सिंगुलर है तो ही के साथ एस या ईएस
आएगा। तो ही डैश टू चॉकलेट, तो ही के साथ लव तो आ नहीं सकता, तो राइट ऑप्शन इज लव्स। रीजन क्या है कि यहाँ पर ES की यूजेज हुई हुई है और वो ES बताते हैं कि आपका ये टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ES हमेशा अगर आपका प्रोनाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ आप लोग हमेशा वर्ब की S या ES फॉर्म लगाते हैं। 48th MCQ देखें, शी इज गोइंग टू डैश हर बेकिंग। फर्स्ट ऑप्शन फिनिश या सेकंड ऑप्शन फिनिशिंग। तो देखिए शी इज गोइंग टू। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जब भी आपका प्रेपोजिशन टू का यूजेज हो, जब भी आपकी प्रेपोजिशन टू की यूजेज हो, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कभी भी टू के बाद वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती। इवन दैट आप लोग टू के बाद वर्ब की ING फॉर्म, जिसे आप लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, उसको भी यूज नहीं कर सकते टू के बाद। उसकी रीजन क्या है कि टू के बाद हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हमेशा याद रखिएगा बात, डिड हो गया, डू हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, विल, शेल, इसके अलावा मे, माइट, इसके अलावा ऑफ्ट हो गया, और इसके अलावा ढेरों आपके वर्ड्स होते हैं। जैसे टू हो गया प्रेपोजिशन, इन सब के बाद आपकी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म यूज नहीं होगी। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फिनिश राइट ऑप्शन है, फिनिश्ड नहीं आएगी, क्योंकि फिनिश्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, तो ये भी नहीं आएगी। तो आपकी फिनिश वाली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा फिर उसके बाद 49th इसको देखिए, डैश यू डू योर जॉब। इसमें देखिए तो एम आ नहीं सकता, क्यों? अब ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जो कि बताता है कि आपका टेंस जो है वो इंट्रोगेटिव टेंस है। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव टेंस है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमने ऐसे वर्ड को ढूंढना है जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाए, यानी यहाँ पर कोई प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, बल्कि यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ड्स या WH फैमिली के क्वेश्चनर सेंटेंस, क्वेश्चनर वर्ड्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो एम यू डू योर जॉब। अब देखिए यू के साथ एम तो आ नहीं सकता, एम तो हमेशा आई के साथ यूज होता है, बाकी और किसी लफ्ज के साथ एम की यूजेज नहीं होती। तो डू इज द राइट ऑप्शन। उसकी वजह क्या है कि यू से डू का इस्तेमाल होता है। डू यू डू योर जॉब, यानी क्या आप अपना काम करते हैं, क्या आप अपनी जॉब करते हैं। 50 MCQ देखिए, डिड यू डैश राइट एक्ट। अब इसमें देखिए डिड प्रोनाउन आपका यूज है। अब चूंकि इसमें डिड प्रोनाउन आपका यूज है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो वर्ब की, अच्छा डिड के बाद भी चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पार्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब आपका डिड आता है तो डिड के बाद हमेशा आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी डिड के बाद, कभी भी डिड के बाद आपकी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी। तो डिड यू डैश राइट एक्ट, तो डिड के बाद डू आएगा, डज या डन नहीं आएगा। तो डू के डिड के बाद डू इज द राइट ऑप्शन। डिड नहीं आएगी और डन भी नहीं आएगी, बल्कि आपका डू जो है वो राइट ऑप्शन है। Anyhow, that's all for today's topic. आज हमने 50 डिफरेंट MCQs पढ़े, जिसमें हमने डिफरेंट vocabularies पढ़ी, जिसमें हमने डिफरेंट ग्रामर्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिफरेंट लर्निंग की, जेरेंड्स के बारे में बात की, जेरेंडिव्स के बारे में बात की, फिर इसके अलावा प्रेपोजिशंस के बारे में बात की, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी हमने किए। हमने डिफरेंट प्रेपोजिशंस के बारे में बात की, हमने प्रोनाउंस को पढ़ना सीखा, हमने इसके अलावा नाउन और वर्ब के बारे में जानना सीखा, हमने नाउन और एडजेक्टिव के दरमियान रिलेशन देखा, हमने वर्ब और एडवर्ब्स के बारे में हमने लर्निंग की, और हमने इसके अलावा इंटरजेक्शन और कंजक्शन का यूजेस किया। इवन दो हमने फ्रेजेस जिसको हमने सिनोनिम्स के मीनिंग के अकॉर्डिंग भी देखा, डिफरेंट एंटोनिम्स भी देखे हमने, मज़ीद हमने इसको मोर ओवर हमने जो है वो आज के इस टॉपिक में हमने क्लोजेस के बारे में बात की कि क्लोजेस क्या है और किस तरह से हम क्लोज एक बेहतर से बेहतर प्रोफेशनली तौर पर हम लोग बना सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक।
If you liked our today's topic of discussion, then it's my humble request kindly to share, like and subscribe our official YouTube channel English with Professor Faizan with your dear and near ones. Thanks for watching. Thank you. Allah Hafiz.